नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग टिश्यू इन एक्शन चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। और इससे पहले बाकी चैप्टर्स के भी हम लोग ने क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज नोट्स बनाए हैं, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड रिपीटेडली। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो रिपीटेडली डिवाइड होते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल्स अलाउ देम टू डू दिस। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये अलाउ करती है इन सेल्स को। तो पहला दिया गया है दे हैव थिक वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन, गलत है। दे कंटेन लार्ज वैक्यूल्स दैट स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये भी गलत है। दे हैव थिन वॉल्स, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, थिन वॉल्स होती हैं इनकी, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो हेल्प करता है इनको डिवाइड करने में। ठीक, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट। देखिए जो प्लांट है वो फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है लीव से रूट में, विच टिश्यू इज माल फंक्शनिंग। तो कौन सा टिश्यू जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। इसका मतलब ये है कि फ्लोएम वर्क ठीक से नहीं कर पा रहा है। अगर मान लीजिए वाटर ट्रांसपोर्ट ना हो पा रहा होता रूट से शूट की तरफ या रूट से लीव्स की तरफ, तब जो टिश्यू ना काम कर पाता वो जाइलम होता। Why are epithelial tissue that line an animal's internal organ usually only one or few cells thick? तो ये बहुत ही पतले होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, या तो इनमें केवल एक ही परत होती है या तो कुछ ज्यादा सेल्स की, मतलब कुछ एक सेल्स की और ज्यादा परत होती है। तो ये थिन होते हैं बहुत। ऐसा क्यों होता है? टू स्टोर फूड एफिशिएंटली नहीं, टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस देम, ये बिल्कुल सही है। जिससे मटेरियल जो है वो अच्छे से आसानी से क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। क्योंकि एपिथेलियल लेयर जो होगी वो डिफ्यूजन में हेल्प कर देगी, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर देगी और गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। तो तीन चीज़ें याद रखिएगा, पहला डिफ्यूजन याद रखिएगा, दूसरा एब्जॉर्प्शन याद रखिएगा और तीसरा जो है वो गैसियस एक्सचेंज याद रखिएगा। इन तीनों चीज़ों में इस वजह से ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। यू कैन परफॉर्म दीज टू जंप्स। अब देखिए यहाँ पर दो जंप दिए गए हैं। पहला दिया गया स्ट्रेट लेग जंप, कीप नीज, अब देखिए दिया भी हुआ है ऐसे, एंड एंकल स्टिफ। नॉर्मल जंप, बेंड नीज एंड एंकल naturally. How did your ankle, knee and hip position differ between the टू जंप्स। तो दोनों जंप्स में जो पोजीशन है एंकल की, नी की और हिप की, वो अलग अलग कैसे है। तो नॉर्मल जंप के केस में आप क्या देखेंगे, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसमें जंपिंग ज़्यादा आसान होगी। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि जो नी है और जो एंकल्स हैं ये मसल को अलाउ करती हैं, जॉइंट्स को अलाउ करती हैं कि वो ज़्यादा फोर्स ऊपर की ओर लगा सकें या शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें और ज़्यादा अपवर्ड फोर्स लगा सकें। इस वजह से जो नॉर्मल जंप होती है वो ज़्यादा बेटर होती है और ज़्यादा ईजी होती है। इस वाली जंप में अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो जॉइंट्स होते हैं ये अलाउ नहीं करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं और अलाउ नहीं करते हैं कि ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो पाए। तो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंप नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नीज एंड एंकल्स। तो जब आप अपने नीज और एंकल्स को बेंड करते हैं तो जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? वो हिंज जॉइंट होता है। ठीक, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए बी सी डी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर असर्शन रीजन से क्वेश्चन दिए गए हैं। अब पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ का ए पार्ट कह रहा है असर्शन दिया गया एपिथेलियम इज वेल सूटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। तो एपिथेलियम जो होता है वो वेल सूटेड होता है जिससे गैसेस एक्सचेंज हो सके लंग्स में। ठीक बात है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टॉल सेल्स एंड स्लो डाउन डिफ्यूजन, ये गलत है। ये बिल्कुल ही गलत है, भी हमने इसके बारे में देखा भी था। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बी देखिए, बी क्या कह रहा है, इसी में बी पार्ट देख लीजिए। बी पार्ट में कहा गया कार्डियक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली विदाउट फटीग, बिल्कुल सही बात है। कार्डियक मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली कर सकते हैं और उनको थकान भी नहीं होगी, फटीग भी नहीं होगी। रीजन क्या दिया गया? कार्डियक मसल सेल्स हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अबंडेंट ब्लड सप्लाई। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अबंडेंट ब्लड की सप्लाई होती रहती है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है,
रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है इसमें, ठीक है? तो असर्शन भी सही, रीज़न भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही, तो इसमें ए ऑप्शन या पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मतलब ये वाला। चलिए, सी ऑप्शन देखिए, सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है इसी में। तो देखिए इसमें कहा गया असर्शन, देखिए असर्शन में कहा गया टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन, तो बोन टू बोन का कनेक्शन टेंडन्स नहीं करता है, टेंडन जो है एमटीबी शब्द याद रखिए, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है? तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। अब जब पहला गलत होता है तो दूसरा अपने आप से रीजन सही हो जाता है। तो टेंडन्स आर मेड ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसमिट्स फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, ठीक है, बट रीजन इज करेक्ट। आगे देखिए, इसमें कहा गया है assertion इन अ हिंज जॉइंट मूवमेंट अकर्स प्राइमरली इन वन प्लेन, बिल्कुल सही बात है। हिंज जॉइंट में वन प्लेन में मूवमेंट होता है। द रीजन दिया गया है द बोन एंड्स आर शेप टू अलाउ स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन, तो ऑल डायरेक्शन नहीं, केवल वन ही डायरेक्शन में स्लाइडिंग हो सकती है, ये गलत है। तो इसमें assertion सही है और रीजन फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, प्लॉट अ ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने कहा गया है, तो ग्राफ मतलब सिंपल सी चीज़ रहेगी और किसके किसके बीच में है। एक तरफ आप एज ऑफ ट्री लेंगे और ये एक्स एक्सिस पे लेंगे एज ऑफ ट्री, तो जैसे इधर हो जाएगा एज एक्स एक्सिस पे हो गया और डायमीटर ऑफ ट्री जो है वो वाई एक्सिस पे हो जाएगा, ठीक है? तो अलोंग विद नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड, तो यहाँ पर डायमीटर भी है और यहीं पर नंबर ऑफ रिंग्स भी है, ठीक है? दोनों को आपको यहीं पर लेना है। अब क्या करना है, ये वाई एक्सिस पे दोनों है यूजिंग द डेटा। अब देखिए एज जब 5 साल की थी, मान लीजिए 5 ईयर्स की, अब दोनों आप चाहे तो अलग अलग भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एक डायग्राम आप एज और डायमीटर के उस साथ में बना दीजिए और दूसरा डायमी जो डायग्राम बनाएंगे उसमें आप क्या करिए, एक तरफ एज लीजिए और दूसरी तरफ आप क्या करिए, डायमीटर ले लीजिए और एक तरफ नंबर ऑफ रिंग्स ले लीजिए। चलिए पहले नंबर ऑफ रिंग्स का देख लेते हैं। तो ये हो गया 5, ये 10, 15, ऐसे ऐसे करके आप पूरा बना लीजिएगा और नंबर ऑफ रिंग्स आप देख सकते हैं भी 5 से स्टार्ट हो रही है, तो हम 10 से यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो 10, 20, 30, 40, ऐसे आप नंबर ऑफ रिंग्स बना लीजिएगा। अब 5 पे देखिए नंबर ऑफ रिंग्स कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो इसके बीच में यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा। 10 पे नंबर ऑफ रिंग्स कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो यहाँ पे ऐसे करके ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक। 20 पे 20 आ रही है, तो ऐसे करके आप पूरी आप देखेंगे तो कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा ही बनेगा। इसको आप आसानी से बना सकते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी और सिमिलर काम आपको यहाँ पे भी करना है, डायमीटर वाले में भी। अब यहाँ से इंटरप्रिटेशन हमको मेन इंपॉर्टेंट है कि क्या दिया गया। एनालाइज द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टेम ओवर टाइम एंड शेयर द इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन क्या देखने को मिल रहा है, देखिए इंटरप्रिटेशन ये देखने को मिल रहा है जैसे जैसे एज बढ़ रही है, ठीक, वैसे वैसे आप देख सकते हैं डायमीटर जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एज द एज इंक्रीजेस स्टेम डायमीटर ऑल्सो इंक्रीजेस। और दूसरी चीज क्या दिखाई पड़ रही है, नंबर ऑफ रिंग्स जो होती है ये भी इंक्रीज होती चली जाती है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर ऑफ द टी ट्री टू द एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड। तो रिलेशन क्या देखने को मिल रहा है, रिलेशन देखने को मिल रहा है कि डायमीटर और एनुअल रिंग के बीच में, देखिए जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स भी बढ़ रही है। तो देखिए 4 था तो 5 हो गए, 8 डायमीटर था तो यहाँ पर एनुअल रिंग्स 10 हो गई। तो डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। विच स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ ऑफ स्टेम। अब देखिए गर्थ ऑफ स्टेम के लिए कौन सी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है एंड वेयर इट इज लोकेटेड, ये बताना है आपको। तो ये रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यू होगी जो गर्थ बढ़ाती है वो कौन सी है, वो लेटरल मेरिस्टेम होती है। कौन सी मेरिस्टेम होती है, लेटरल मेरिस्टेम होती है। और ये इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है, ठीक है। ये आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं। In a forest, it was observed that one of the trees was severely debarked by an elephant to meet its food requirement, as the bark is a rich source of nutrient. ठीक है, based on your learning, follow answer the following: which function of the tree is hampered by debarking? अब देखिए कौन सा फंक्शन जो है वो डीबार्किंग की वजह से खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो जो फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि बार्क जो है उसको खा लेगा और बार्क खा लेगा तो फ्लोएम जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, बार्क में प्रेजेंट होता है। और अगर बार्क खा लिया
तो क्या होगा, फ्लोएम खत्म हो जाएगा, फ्लोएम खत्म हो जाएगा तो फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फूड ट्रांसपोर्ट जो है ये इफेक्ट हो जाएगा, फूड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाय फर्दर डैमेज टू द ट्री ट्रंक इवन आफ्टर डीबार्किंग। अब देखिए, फर्दर डैमेज जो होगा, ठीक है, टिश्यू बीनीथ बार्क जो होगी, वो कौन सी टिश्यू होगी, तो वो कैम्बियम टिश्यू होगी। कौन सी टिश्यू, कैम्बियम टिश्यू को ये इफेक्ट कर देगा, मतलब लेटरल मेरिस्टेम की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, विच फंक्शन ऑफ द ट्री वुड बी हैम्पर्ड इफ द टिश्यू बीनीथ द बार्क वर सीवियरली डैमेज्ड। तो बीनीथ दी बार्क अगर उसको सीवियरली डैमेज कर दिया जाएगा, तो जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो फंक्शन खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा, वो कौन सा फंक्शन होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन जो है वो हो जाएगा, और साथ ही साथ जो सेकेंडरी ग्रोथ होती थी प्लांट की, वो भी रुक जाएगी। ठीक है, व्हाट एजम्पशंस आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चंस अबव। तो कौन से एजम्पशंस हम लोग ले रहे हैं। तो पहला एजम्पशन जो हम लोग ने लिया वो ये लिया कि बार्क जो है इसमें क्या होता है, फ्लोएम होता है। ठीक है, बार्क में फ्लोएम है। दूसरा, कैम्बियम को मान के चल रहे हैं, जो कैम्बियम था वो क्या हो गया है, डैमेज हो चुका है, तो कैम्बियम इज डैमेज्ड। और तीसरा जो है वो डैमेज को हम लोग ने बहुत ही सीवियर माना है, डैमेज को क्या माना है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर माना है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब इसमें आप अपने हिसाब से कुछ और भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। आम्रपाली ऑब्जर्व दैट अ यंग मैंगो सैपलिंग स्टेम्स बेंड फ्लेक्सिबली ड्यूरिंग मॉनसून विंड्स एंड डज नॉट ब्रेक। सही है। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है, तो कॉलन काइमा रिस्पॉन्सिबल होती है, कॉलन काइमा रिस्पॉन्सिबल होती है। पहली चीज, प्रेडिक्ट एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पैक्ट इफ एग्जिस्टिंग टिश्यू वाज रिप्लेस्ड बाय स्केलेटन काइमा। अब देखिए, स्केलेटन काइमा से अगर रिप्लेस कर देंगे तो स्केलेटन काइमा मेनली डेड सेल्स होती हैं, ठीक। और इनको अगर मतलब इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा कॉलन काइमा को स्केलेटन काइमा से, तो जो स्टेम है बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाएगी, और क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, क्योंकि स्केलेटन काइमा जो है वो किसका बना होता है, डेड सेल्स का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सोहन डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर रीजनरेशन ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो रीजनरेशन करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट बनाया, वेयर ही यूज्ड कटिंग्स टू ग्रो शुगर केन। तो कटिंग उसने लगाना स्टार्ट किया। ही यूज टू टाइप्स ऑफ कटिंग, टाइप ए एंड टाइप बी। तो टाइप ए ये है और टाइप बी ये है। एक में आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन आ रहा है, जो सेंटर में गांठ होती है वो आ रही है, दूसरे में नहीं आ रही है, पहले में। अब इसमें क्या कहा गया, आफ्टर फ्यू वीक्स टाइप बी कटिंग्स स्प्राउटेड। अब ये जो गांठ होती है इसे स्प्राउट निकल आता है, तो ये तो स्प्राउट हो जाएगी, यहाँ कोई स्प्राउट नहीं निकलेगा, ठीक। वेयर एज टाइप ए कटिंग डिड नॉट स्प्राउट, तो ए वाला स्प्राउट नहीं किया। पूछा क्या गया, वाई वर दी टाइप बी कटिंग एबल टू ग्रो एज शुगर केन, बट मतलब ये पूछा गया बी क्यों ग्रो कर गया, ए क्यों ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे बी में आप देख सकते हैं क्या है, बर्ड्स है, ठीक। इसको नोड्स भी कहते हैं, बड्स भी कहते हैं, ये है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली, स्प्राउट का फॉर्मेशन देखने को मिला, ठीक। व्हाट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन टाइप बी कंपेयर टू टाइप ए। क्या डिफरेंस था, यहाँ पर नोड्स प्रेजेंट है बी में और यहाँ पे नोड्स एब्सेंट हैं, सिंपल सा था। What observation or measurement was able to determine whether this change had an effect? तो क्या यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जर्वेशन देखा, तो ऑब्जर्वेशन मेनली ये देखा कि जिसमें नोड्स थे, ठीक है, उसमें स्प्राउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। व्हाट पैरामीटर शुड बी केप्ट फॉर द सेम फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ कटिंग टू इंश्योर अ फेयर कंपैरिजन। तो फेयर कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर फेयर कंपैरिजन दोनों का कर रहे हैं तो क्या चीज़ प्रोवाइड करें, तो सेम टाइप का वाटर प्रोवाइड करा जाए, सेम अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करें, सनलाइट प्रोवाइड करी जाए, सॉइल प्रोवाइड किया जाए, तभी हम अच्छे से दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी होगा ये कि बी वाले में स्प्राउट आएंगे, ए वाले में स्प्राउट नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें ए वाले में बड्स ही नहीं है। चलिए 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द डिस्कशन इन क्लास रोहन गिव अ स्टेटमेंट। तो रोहन ने एक स्टेटमेंट दिया, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। तो बताया कि टिश्यू जो होता है वो सिमिलर सेल्स के बने होते हैं और सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
लेकिन राजीव ने आर्ग्यू किया दिस इज ट्रू इन केस ऑफ सिंपल टिश्यूज बट लिटिल डिफरेंट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो इसने कहा सिंपल टिश्यूज में ये बात सही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे जाइलम और फ्लोएम होता है उनमें ये बात गलत है। प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन इन व्यू ऑफ डिस्कशन इन द क्लास। ठीक है, तो देखिए जो बात कही है यहाँ पर रोहन ने, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात केवल किस में होती है, सिंपल टिश्यूज में होती है। ठीक है, सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो सिमिलर सेल्स के बने होते हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू अगर आप देखेंगे तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम में आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रेकीड्स पाया जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे सेल्स होते हैं और सबके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ये बात बिल्कुल अलग होती है। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से समझा सकते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन में कहा गया कोकोनट हस्क फाइबर आर यूज फॉर मैट्स विच आर टफ एंड फाइबरस। ठीक है, विच टिश्यू हैज स्ट्रक्चरल फीचर्स सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग दिस स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, स्केलेरन काइमा। ठीक है, स्केलेरन काइमा प्रोवाइड करता है ये स्ट्रेंथ, ये बात याद रखिएगा। एक्सप्लेन वाई लिविंग पैरेन्काइमा कुड नॉट सर्व दी सेम पर्पस। तो लिविंग पैरेन्काइमा जो है ये पर्पस को क्यों नहीं सर्व कर पाता है, ये बताना है। क्योंकि लिविंग पैरेन्काइमा जो लिविंग सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लिविंग पैरेन्काइमा में जो सेल्स है सॉफ्ट होते हैं और साथ ही साथ वॉल्स जो होती है इनकी कैसी होती है, थिन वॉल्स होती है इनमें। ठीक है, पतली पतली वॉल्स होती हैं तो वो इतना हैवी स्ट्रेस को नहीं झेल सकते हैं, हैवी लोड को नहीं झेल सकते हैं। ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ इसीलिए नहीं होती है। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या रहा है, विभा claims to her friend Neha that meristematic cells are located only at the root and shoot एपिसेस। तो क्या केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट और शूट पे ही लोकेटेड होते हैं, तो नहीं, ये तो केवल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेटेड होते हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, कैसा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। व्हाट क्वेश्चन कैन नेहा आस्क विभा टू हेल्प हर अंडरस्टैंड फर्दर इफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो नेहा क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, विभा से पूछा गया है जिससे अंडरस्टैंड कर सके कि वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट था उसका। तो मेनली ये पूछ सकती है कि जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ जो डायमीटर में जो ग्रोथ होती है, जो गर्थ की ग्रोथ होती है, वो किस सेल से होती है। ठीक है, तो वो जो सेल्स होता है वो भी कैसा सेल होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल होगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि इंटरकैलरी सेल होता है या इंटरकैलरी टिश्यूज होते हैं और लेटरल होते हैं। ठीक है, तो ये भी सेल्स हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, इंटरकैलरी और लेटरल सेल्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं जो कहीं ना कहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर ऑफ द सेम साइज। ठीक है, विच सेल विल हैव लार्जर वैक्यूल। तो किसमें वैक्यूल जो होगा वो बड़ा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बड़ा वैक्यूल जो होता है किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है। किसमें होता है, प्लांट सेल में जो होता है वो बड़ा वैक्यूल होता है। और मेनली अगर पूछा जाए, क्योंकि इसमें पूछा गया था क्यों बड़ा होता है प्लांट सेल में वैक्यूल, तो मेनली क्या करता है, ये वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी कहीं ना कहीं रिलीज करने का काम करता है। तो इसलिए ये क्या होता है, बड़ा होता है प्लांट सेल के केस में। व्हाट एजम्पशंस आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबव। तो देखिए सभी क्वेश्चन में हमसे एजम्पशंस पूछे गए हैं। तो मैच्योर नॉर्मल सेल को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और भी बहुत सारे एजम्पशंस हो सकते हैं जो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टेक्स्ट बुक स्टेट्स, टेक्स्ट बुक में क्या कहा गया, ईच प्लांट टिश्यू परफॉर्म्स ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर एक प्लांट टिश्यू जो है केवल एक ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क क्रिटिकली एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पहली बात तो फॉल्स है। ठीक, क्योंकि कई सारे टिश्यूज ऐसे होते हैं जो मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे आपने जाइलम का ही देखा एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जाइलम का भी देख सकते हैं, पैरेन्काइमा का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो पैरेन्काइमा में भी क्या होता है, स्टोरेज भी करता है ये और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरीके से जाइलम भी आप देखेंगे तो जाइलम किस चीज में हेल्प करता है, तो पहला ट्रांसपोर्ट में तो हेल्प करता ही करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो हेल्प करता ही वाटर के, लेकिन साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ये। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट था इनका ये गलत था। व्हाट एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज वुड यू टेक टू फाइंड। तो यही दो एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा
हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज़ नोट्स प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।